ओके, तो ये सारे कोरिलेशन कोएफिशिएंट के फॉर्मूला है, यानी कि चैप्टर 2 के फॉर्मूला है। और जब ये फॉर्मूलाज मैंने आप लोगों को समझाए थे, तब मैंने बोला था कि अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहते हैं तो रिग्रेशन के 14 फॉर्मूलाज आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, नाउ द गुड थिंग इज कि रिग्रेशन में नॉर्मली 14 फॉर्मूला रहते हैं, उसमें से 7 फॉर्मूला y ऑन x के लिए एंड 7 फॉर्मूला फॉर x ऑन y। But because x on y is not in your syllabus, and that's why regression may there will be only 7 formula of y on x that will be in your syllabus. ठीक है, तो वैसे 14 फॉर्मूला है, 14 फॉर्मूला भी याद रह जाते, बट आपके सिलेबस में सिर्फ 7 फॉर्मूला है, तो वी विल फोकस ओनली ऑन दो 7 फॉर्मूलाज। चलो, एनी डाउट सो फार? जो मैंने समझा उसमें डाउट है? ये जो मैंने फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूला जो है वो कोरिलेशन के है, रिग्रेशन के नहीं है। रिग्रेशन के फॉर्मूला अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। बट बिफोर आई स्टार्ट विथ रिग्रेशन, इट वाज इम्पोर्टेंट कि मैं आपको पहले कोरिलेशन के फॉर्मूला जो है थोड़े याद करवा दूं, ठीक है। तो देखो, अब ये सारे फॉर्मूला जो है, दिस आर 7 फॉर्मूलाज ऑफ कोरिलेशन। अब कोरिलेशन के ऊपर से रिग्रेशन कैसे फाइंड किया जाता है, तो मैं जो बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला जो है, उसको हम लोग कभी भी चेंज नहीं करेंगे। यही फॉर्मूला आएंगे, यही 6 फॉर्मूला है। एक और एडिशनल फॉर्मूला है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द 6 फॉर्मूलाज, ठीक है। तो ये जो 6 फॉर्मूला है, उसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज ये हो गई कि न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना है कोरिलेशन के फॉर्मूलाज में। बेसिकली व्हाट आई एम टीचिंग यू इज कि कोरिलेशन से रिग्रेशन कैसे फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। सो कोरिलेशन के द फर्स्ट थिंग, नो चेंज इन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में कोई चेंज हम लोग नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग, रिप्लेस y with x in डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो है, उसमें जहां जहां पे भी y दिखता है उसको हमें रिप्लेस करना है x से। समझ में आ रहा है? डिनोमिनेशन में जहां जहां पे भी हमें y दिखता है, उस y को हम लोग रिप्लेस करेंगे x से। यानी कि ये जो y है, इसकी जगह पे हमें लिखना है x। फिर यहाँ पे भी y की जगह पे हमें लिखना है x। फिर यहाँ पे भी y की जगह पे हमें लिखना है x। और ये जो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वो सिर्फ डिनोमिनेशन में कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में नहीं कर रहा हूँ। वैसे ही यहाँ पे भी y माइनस वाई बार स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिखेंगे x माइनस एक्स बार स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे भी वाई स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी वाई होल स्क्वायर की जगह पे एक्स होल स्क्वायर। और अगर हम लोग y को निकाल के x लिख रहे हैं, तो इसका मतलब कि v को निकाल के u लिखना है, बिकॉज x बिलोंग्स टू u एंड y बिलोंग्स टू v। तो यहाँ पे v को निकाल के हम लोग लिखेंगे u स्क्वायर, और यहाँ पे भी v को निकाल के लिखेंगे u। समझ में आ रहा है? अगर इतना करते हो तो आपके फॉर्मूलाज जो है वो रेडी हो जाएंगे। अब देखो, ऐसा करने से क्या फर्क पड़ रहा है हमारे कैलकुलेशन में, कहाँ पे चेंज आ रहा है। तो मैं पहला फॉर्मूला ले रहा हूं जहां पे हमने लिखा था एस ऑफ एक्स इंटू एस ऑफ एक्स, ठीक है। बेसिकली इट वाज एस ऑफ वाई, बट वाई की जगह पे हमने लिखा एक्स। तो एस ऑफ एक्स इंटू एस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? इट इज बेसिकली एस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसीलिए यहां पे न्यूमरेटर में व्हाट आई राइट इज, अरे यार, एस ऑफ एक्स स्क्वायर। सेम वे यहाँ पे भी एस ऑफ एक्स इंटू एस ऑफ एक्स हो रहा है, इसीलिए आई राइट एस ऑफ एक्स स्क्वायर। सो बेसिकली क्या बना? एन इंटू एस ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे यहाँ पे भी एन इंटू एस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको निकाल देंगे।
यहाँ पे अच्छा, अब ये वाला जो है इसको ध्यान से समझना है, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो पे अटेंशन। मैं जो बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, उसके बाद मुझे आंसर देना। इफ आई राइट 9 रूट इंटू √9, तो इसका आंसर 9 आता है। अगर दो सेम नंबर्स है, मतलब यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, दोनों का रूट कर रहा हूँ और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आई गेट दैट नंबर। कैसे? तो 9 रूट इज 3 इंटू 9 रूट इज 3 एंड दैट्स व्हाई इट इज इक्वल्स टू 9। अब मैं 9 को रिप्लेस करके आई एम राइटिंग x इंटू एक्स रूट, तो इसका आंसर क्या आएगा, को मुझे बता पाएगा? एक्स सर। एक्स, राइट। तो एक्स रूट इंटू एक्स रूट विल गिव मी एक्स। अब देखो एक और चीज मैं दिखा रहा हूं, अगर मैं एक्स रूट एक्स की जगह पे इफ आई राइट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर, ये मेरा पहला रूट है, मल्टीप्लाइड बाय इन अनदर रूट एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर। अगर ये करता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा? विश्वा। यस सर, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर। यही इसका आंसर आएगा, राइट। यस। यानी कि ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये चीज जो लिखी हुई है इसमें दो बार रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे हो गया रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर, एक मिनट, रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, वो अंडर रूट में है, इनटू अगेन इन अंडर रूट रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो दो बार मैं लिख रहा हूं, तो इससे अच्छा कि इसको निकाल के एक ही बार विदाउट रूट आई कैन राइट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर विदाउट रूट, यही मेरा न्यूमरेटर होगा। यस और नो? राइट। चलो उसी तरीके से अगर यहाँ पे बात करें तो ये तो आंसर ऑलरेडी आप लोगों ने दे दिया, ये रहा। सो इसका आंसर क्या होगा? तो इट विल बी एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर, दिस विल बी इन रूट। और वही चीज यहाँ पे भी होगी, बिकॉज दो बार यू स्क्वायर यू आ रहा है, तो यहाँ पे भी रूट निकल जाएगा एंड इट विल बी एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इसके फॉर्मूलाज बनते हैं। अब थोड़े अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या बने हैं, ठीक है। सो दिस आर दी फॉर्मूलाज, जिसको मैंने ठीक तरीके से लिखा हुआ है। उसके पहले वाला स्लाइड था जिसमें मैंने आपको समझाया था, इसमें मैंने ठीक तरीके से सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं। अब मैं डायरेक्टली आप लोगों को ये फॉर्मूला दे सकता था, बट फिर वो याद नहीं रहता, और आई डोंट वांट कि आप लोग इस चीज का रट्टा मारो, बिकॉज ऑलरेडी कोरिलेशन में आपने रट्टा मारा हुआ है, कोरिलेशन के फॉर्मूला याद किए हुए हैं। तो जस्ट लर्न हाउ टू कन्वर्ट कोरिलेशन फॉर्मूला इनटू रिग्रेशन फॉर्मूला, एंड दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू कन्वर्ट देम, ठीक है। एक लास्ट वाला फॉर्मूला है जिसका डिस्कशन बाकी है, दिस इज फॉर्मूला नंबर 7। तो फॉर्मूला नंबर 7 में हमारे पास कोरिलेशन का वैल्यू अगर अवेलेबल है आर, तो उसके ऊपर से हम लोग बी यानी कि रिग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला है आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। अब इसमें भी कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ऊपर एस एक्स लिख दे नीचे एस वाई लिख दे, लेकिन आप लोगों को वो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज पहले से हम लोगों ने ये स्ट्रेटेजी रखा हुआ है कि डिनोमिनेशन में एक्स ही यूज करने का, हर जगह पे डिनोमिनेशन में हमने एक्स ही यूज किया है, और इसीलिए यहाँ पे भी हम लोग एक्स ही डिनोमिनेशन में यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? सो दिस इज सिंपल स्ट्रेटेजी, दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर ऑल दिस 7 फॉर्मूलाज, राइट। डोंट टेक स्क्रीनशॉट, क्योंकि उसके पहले अभी और भी चीजें लिखनी बाकी है, समझाना बाकी है, ठीक है। ये तो बात हुई कि रिग्रेशन के फॉर्मूलाज किस तरीके से बनते हैं, लेकिन रिग्रेशन में कोरिलेशन जितना इजी नहीं है, इजी तो है बट कोरिलेशन जैसा नहीं है,
कि आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोला तो आपने एक फॉर्मूला ले लिया और उसके ऊपर से कैलकुलेशन कर लिया। इन रिग्रेशन बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग दिस फॉर्मूलाज, उसके पहले भी कुछ कैलकुलेशंस करने हैं और उसके स्टेप्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है। लीस्ट स्क्वायर मेथड पे हम लोग है, ठीक है। कल हम लोगों ने स्कैटर डायग्राम मेथड देखा था एंड ये भी देखा था कि रिग्रेशन में दो मेथड है, एक स्कैटर डायग्राम, दूसरा लीस्ट स्क्वायर। सो राइट नाउ वी आर ऑन सेकंड मेथड व्हिच इज लीस्ट स्क्वायर मेथड, और इसी के ऊपर पूरा अभी बाकी रहा, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, ठीक है। सो रिग्रेशन लाइन y on x इज गिवन बाय, ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, y cap इक्वल्स टू a प्लस bx। बट देन क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट इज a, व्हाट इज b? तो a is called intercept and b is called slope of regression line or regression coefficient of y on x. Now understand what is this. ये a और b होता क्या है? ओके, इकोनॉमिक्स में आप एक चीज समझे थे, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट लास्ट ईयर, इफ यू रिमेंबर। इकोनॉमिक्स में एक चीज आप लोगों ने समझा था, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो उसमें जो फिक्स कॉस्ट था which was fixed even though the production was zero। जैसे कि मैंने एक शॉप रेंट पे लेकर रखा है और बिकॉज ऑफ लॉकडाउन उस शॉप में मैं कुछ प्रोडक्शन नहीं कर पाया, फिर भी वो रेंट मुझे देना था, दैट वाज माय फिक्स कॉस्ट। तो इसका मतलब कि इवन इफ प्रोडक्शन विल बी जीरो, देयर विल बी सम कॉस्ट दैट आई हैव टू बेयर। एक फिक्स कॉस्ट होगा, एक फिक्स अमाउंट होगा, इवन दो द वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो, बट वो फिक्स अमाउंट मुझे बेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो वो जो है उसको बोलते हैं ए, इंटरसेप्ट। इन स्टैटिस्टिक्स, इन रिग्रेशन विल कॉल इट ए, और उससे फिर हमारा रिग्रेशन लाइन स्टार्ट होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट रिग्रेशन लाइन एंड नॉट कोरिलेशन लाइन, ठीक है। तो उसके बाद रिग्रेशन लाइन स्टार्ट होता है कि अगर x का वैल्यू 10 है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। तो y का वैल्यू मान लो कि 20 है और 200 है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो a है विच इज फिक्स्ड अमाउंट, इवन इफ x वैल्यू इज जीरो, तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट and that is a is fixed। now the slope of regression line, ये जो है इसका एक स्लोप है, इसका एक क्या बोलते हैं, डायरेक्शन है। ये जो लाइन है इस लाइन का एक डायरेक्शन है, ठीक है। नाउ डायरेक्शन कैन बी डिफरेंट, राइट। जैसे कि ये जो डायरेक्शन है इसकी जगह पे एक डायरेक्शन ये भी हो सकता है, एक डायरेक्शन ये भी हो सकता है, एंड स्टिल दिस आर स्लोप्स, ठीक है। अलग अलग स्लोप हो सकते हैं। तो ये जो अलग अलग स्लोप है उसमें से हम जिस डेटा पे काम कर रहे हैं उस डेटा का स्लोप कितना क्या बोल रहे, कितना तिरछा है या कितना डाउनसाइड है, उसके ऊपर से डिपेंड करता है कि हमारा आगे का डेटा क्या होगा। सो ये जो स्लोप है, ये स्लोप मेजर करने के लिए वी यूज बी, दैट इज स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन। एंड ए और बी का जो स्लोप है उन दोनों को मिलाकर फिर हमारा ये इक्वेशन बनता है y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। और हमारा जो कैलकुलेशन है, अब कैलकुलेशन में क्या होगा, तो यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स। अगर ये 4 स्टेप्स फॉलो करते हो ना, तो 90% एग्जाम्पल्स में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कब आगे क्या करें। आपके दिमाग में चीजें क्लियर होगी, चाहे वो शॉर्ट एग्जाम्पल हो चाहे वो लॉन्ग एग्जाम्पल हो, ठीक है। अगर ये 4 स्टेप्स याद है तो मान लो कि आपका 90%, 95% चैप्टर जो है उसमें जो भी वेरिएशन है वो सारे कवर हो गए। यस तन्वी। सर मुझे ये जो आपने ए और बी समझाया ग्राफ पर, वो मुझे नहीं समझ में आया। A is fixed cost, which is fixed,
not cost, but that is a fixed amount. ठीक है, हाँ, लेट मी टेक इट इन दिस वे कि सपोज आपको 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम, आज ही बोर्ड का एग्जाम अनाउंस हो गया कि नहीं अब पूरा साल नहीं पढ़ाने बच्चों को, आज ही बोर्ड का एग्जाम ले लेते हैं, तो विल यू गेट Yes. 0 marks or you will get at least 5, 10, 15 marks? 5, 10 या फिर 15 मार्क्स 5, 10, 15 कुछ तो मार्क्स आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि 0 के 0 मार्क्स आएंगे। वाई? बिकॉज आपके दिमाग में कुछ कंसेप्ट तो है, कुछ चीजें, कुछ फंडा तो आपके दिमाग में क्लियर है, सो दैट इज फिक्स थिंग विच कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, तो वो इवन इफ यू योर स्टडी इज 0, स्टिल यू विल गेट समथिंग। So that is fixed amount that we are talking about, that is your A, which is intercept. और फिर जैसे जैसे आप स्टडी करते जाओगे वैसे वैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा एंड स्कोरिंग हाई, लाइक अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। सो दैट इज स्लोप ऑफ बी। अब उसमें भी क्या होता है कि सपोज देयर इज स्टूडेंट एक्स, देयर इज स्टूडेंट वाई, देयर इज स्टूडेंट पी, देयर इज स्टूडेंट क्यू, देयर इज स्टूडेंट आर। तो सबका ग्रास्पिंग पावर अलग होता है, चीजों को देखने का नजरिया अलग होता है। नाउ स्टूडेंट एक्स जो है वो 5 घंटा पढ़ता है तो ही कैन स्कोर 50 मार्क्स, बट वही 5 घंटा अगर स्टूडेंट वाई पढ़ता है तो ही मे स्कोर 60 मार्क्स। वही 5 घंटा अगर पी पढ़ाई करता है तो ही मे स्कोर 70, अगर आर पढ़ाई करता है तो ही मे गोट 75 एंड क्यू पढ़ाई करता है तो ही मे गेट 90 मार्क्स। तो वो स्लोप जो है वो स्लोप हर बंदे का अलग है। इसी तरीके से हम लोग जिस डेटा पे काम करने वाले हैं उसमें हर डेटा का वो स्लोप अलग होता है। दो वी आर लाइक, एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ कि भले ही हम लोग प्राइस एंड सप्लाई पे काम करें, ठीक है, बट अलग अलग चीजों का सप्लाई अलग अलग तरीके से अफेक्ट होता है। जैसे कि अगर मान लो कि नमक है, तो नमक का प्राइस बढ़ता है तो उसका सप्लाई नहीं बढ़ेगा, बिकॉज लोगों को जितना चाहिए उतना ही नमक लेंगे। ऐसा नहीं है कि अच्छा प्राइस बढ़ा है तो अभी और ज्यादा प्रॉफिट होगा और ज्यादा बेचो, तो उसका जो स्लोप होगा वो स्लोप बिट स्लीपर होगा, स्टीपर स्लोप होगा। ठीक है, बट कोई चीज ऐसी है जो पहले बहुत महंगी मिलती थी, अब अगर सस्ती हो गई है, तो अगर सस्ती होगी तो लोग ज्यादा, मतलब जैसे से फॉर एग्जांपल आईफोन, तो बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि आईफोन लेना है बट इट्स वेरी कॉस्टली एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट टेकिंग। तो मान लो कि अभी 80,000 का कोई आईफोन मॉडल है, वो अगर अभी 50,000 में मिल रहा है तो उसका जो डिमांड है वो डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। सो वी आर Yes, sir. टॉकिंग अबाउट प्राइस एंड सप्लाई ओनली, but still different products or different data have different slope, and that slope we are estimating by this b। Okay, sir. हाँ. clear हुआ? Yes, sir. okay। so that is a and b, and ये हम लोग will try to find the value of a, will try to find the value of b। x probably will be given in an example, and if x is not given then you don't need to calculate it, x का अलग से कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, और ये सारे वैल्यूज डाल के विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y if x is given, and if x is not given then we'll just find this equation। ठीक है, मान लो कि हमारा इक्वेशन आया y estimate equals to 3 plus 0.75x, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब अगर आपको क्वेश्चन में x का वैल्यू नहीं दिया है तो दिस इज योर आंसर। अगर क्वेश्चन में x का वैल्यू दिया है, से फॉर एग्जांपल x इज 2, तो फिर हम लोग x की जगह पे 2 रख के पूरा कैलकुलेशन करके विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू दिया है तो हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, अगर x का वैल्यू नहीं दिया है तो दिस विल बी योर आंसर। दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। ठीक है, अब स्टेप्स की बात करते हैं। तो ये जो 4 स्टेप्स है, ये 4 स्टेप अगर आपके दिमाग में, एंड इट्स वेरी इजी स्टेप, अगर ये 4 स्टेप आपके दिमाग में याद रहेंगे ना, अगर इसको आप फॉलो कर रहे हो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, तो ये समझ लो कि 95 एग्जांपल्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। You are through with 95% examples. Just what you need to remember is this steps, और उसके बाद ये जो 7 फॉर्मूला है, ये 7 फॉर्मूला अगर इतना अभी स्क्रीन पे जितना दिख रहा है, this contains 90% of your chapter। अगर इतना पेज आपको याद रह जाता है तो रिग्रेशन का 90% आप लोग कवर कर चुके हो, ये समझ लो। ठीक है, चलिए तो स्टेप्स में आपको समझाता हूँ क्या स्टेप्स है। तो सबसे पहले एक्स बार एंड वाई बार फाइंड करो, मतलब कि मीन फाइंड कर लो, एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज दोनों के लिए मीन फाइंड कर लो। सेकंड, कैलकुलेट बी फ्रॉम एनी ऑफ 6 फॉर्मूला, नॉट 6 बट द 7, देयर आर 7 फॉर्मूलाज।
ठीक है। तो नीचे जो 7 फॉर्मूला दिए गए हैं, इन 7 फॉर्मूला में से जो भी अप्रोप्रिएट फॉर्मूला है, नाउ यू नो कि एग्जाम में किस तरीके की इंफॉर्मेशन पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जो हमने कोरिलेशन में भी किया कि भैया एक्स बार वाई बार इंटीजर है तो ये वाला यूज करो, ग्रेटर देन 20 है तो 6 यूज करो, लेस देन 20 है तो 5th वाला फॉर्मूला यूज करो, दैट यू नो, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट। बट उसके हिसाब से आप मतलब वही कंडीशंस यहाँ पे भी एप्लीकेबल, तो उस हिसाब से यू डिसाइड कि 7 में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी। एक बार a मिल गया, सॉरी x बार y बार मिल गया, b मिल गया, देन यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। और a का एक सेट फॉर्मूला है और ये एक ही फॉर्मूला, ये चेंज नहीं होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a? इट इज y बार माइनस bx बार, दैट्स इट। ठीक है, तो ये a का फॉर्मूला है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है या फिर कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है कि यहाँ पे कुछ अलग करके पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। y बार ही होता है, x बार जो हमने ऊपर फाइंड किया वही होता है, और b भी जो सेकंड स्टेप में फाइंड किया वही होता है। मतलब फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप में जो चीजें मिली है उसको आपको थर्ड स्टेप में रखना है। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ b एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ a, तो a और b को यहाँ पे रख दो एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन y कैप इक्वल्स टू a प्लस bx, दैट्स इट। नो रॉकेट साइंस, इट्स वेरी इजी। ठीक है, और कैलकुलेशन भी सच में उतना ही इजी है जितना ये इजी दिख रहा है कैलकुलेशन, स्टेप्स वगैरह, उतना ही इजी कैलकुलेशन भी है। सो दिस इज इट, ये है रिग्रेशन। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज है, एक छोटा सा पॉइंट है, वो मैं कवर कर लेता हूँ, विच इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इसके लिए बेसिकली यूज होता है कैपिटल आर स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। एंड कैलकुलेट कैसे होता है? तो कैपिटल आर स्क्वायर इज बेसिकली कोरिलेशन का स्क्वायर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि स्मॉल आर जो आपने फाइंड किया था इसके पहले वाले चैप्टर में, बस उसका स्क्वायर कर लो, वही हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इंटरप्रिटेशन भी देख लो, अगर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का वैल्यू जो है वो 0.5 से 1 के बीच में आता है, देन द अजम्पशन ऑफ लिनियरिटी इज वैलिड। और अगर इसका आंसर 0 से 0.5 के बीच में आता है, देन द अजम्पशन ऑफ लिनियरिटी इज नॉट वैलिड, दैट्स इट। बस इतना ही है। चलो, यहां तक किसी को डाउट? टेक द स्क्रीनशॉट, जो काम का नहीं उसको मैं निकाल दूं। टेक द स्क्रीनशॉट, देन नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। ये स्टेप्स और नीचे की ये फॉर्मूला सब कुछ एक पेज पे लिखना। जब भी आप लिखोगे इसको नोटबुक में, तो मेक श्योर द स्टेप्स और नीचे के फॉर्मूला सारा एक ही पेज पे लिखो। यस आयुषी। सर मुझे ये जानना था कि रिग्रेशन का रियल यूज कहाँ पे होता है और उसका रियल मीनिंग क्या है? रिग्रेशन, जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था, रिग्रेशन मतलब कि टू रिग्रेस मतलब कि कोई वैल्यू फाइंड करना, टू फाइंड समथिंग इज कॉल्ड रिग्रेशन। ठीक है, अब देखो यूज कहाँ पे होता है, तो बहुत सारी जगह पे यूज होता है। बेसिकली रिग्रेशन इज यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट वैल्यूज। यानी कि मान लो कि कोई एक कंपनी है, मेरा एक कंपनी है, ठीक है, नाउ लेट मी गिव यू द रियल टाइम एग्जांपल। सपोज आई हैव अ कंपनी जिसमें मेरे पास सेल्स का डेटा अवेलेबल है फॉर द ईयर 1 2 3 4 5, पास्ट के 5 इयर्स के सेल्स के डेटा अवेलेबल है। से फॉर एग्जांपल 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 16 लाख एंड 18 लाख, ये पास्ट के 5 इयर्स के। ठीक है, तो ये सबसे लेटेस्ट वाला ईयर है 2019-20।
ये वाला है 18-19, दिस इज 17-18, दिस इज 16-17 एंड दिस इज 15-16। और उसके हिसाब से मेरे पास प्रॉफिट का वैल्यू अवेलेबल है। द प्रॉफिट वाज 1 लाख, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000 and 1,80,000. This was my profit. Now I want to know कि for the 6th year यानी कि coming year में अगर मेरा सेल्स, इफ आई एम टारगेटिंग कि मेरा सेल्स जो है वो 22 लाख हो जाए, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ माय प्रॉफिट, दैट आई वांट टू प्रेडिक्ट। So for this, I'll use y estimate because this is y and this is x. So estimated value of y, how will I find it? So a plus b x. And there are calculations कि जैसे a कैसे find करेंगे, तो it is y bar minus bx bar, और b कैसे find करेंगे, तो उसके ये 7 formula है that you will use and you will find the value of b and you will put it in this equation and you will get the value of y cap. एंड नॉट ओनली सेल्स एंड प्रॉफिट, बट बहुत सारी जगह है जैसे कि शेयर मार्केट हो गया, या फिर कोई रिसर्च वर्क चल रहा है, या जैसे ये कोरोना वायरस का था, तो कोरोना वायरस में भी कि अगर पहले महीने में कोरोना वायरस इतना फैला है तो दूसरे महीने में इतना फैलेगा, तीसरे महीने में क्या, जैसे अभी हम लोग ने डेटा देखा कि बाय क्या आया था कुछ, बाय 15th of June वी मे सी 10 lakh केसेस इन इंडिया फॉर कोरोना वायरस। तो कैसे प्रिडिक्ट किया, तो दैट वाज बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ रिग्रेशन, मतलब वहां पे कोई डेटा, पास का डेटा लेकर उसको रिग्रेस्ड करके ये वैल्यूज फाइंड की जा रही है। क्लियर हो रहा है? यस मैत्री। સર આ છેલ્લે કોએફિશિયન્ટ ઓફ ડિટર્મિનેશન માં સ્ટેટમેન્ટ ના સમજ પડી અઝમ્પશન ઓફ મારે આખું લિનિયરિટી સમજાવવાનું છે। ઇવન રૂહીન એ પણ ક્વેશ્ચન પૂછે છે કે વોટ ઇઝ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ડિટર્મિનેશન, તો આઈ એમ એક્સપ્લેનિંગ दैट। ओके, अब देखो एक मिनट, लेट मी क्लीन द स्लेट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट में हम लोगों को ये जानना था कि अगर डेटा नॉर्मली दिस वाज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है, तो दिस वाज एक्सपेक्टेड वैल्यूज, ये जो थे वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज के लिए हम लोग लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते थे। बट लाइन किस बेसिस पे ड्रॉ करते थे, सी फॉर एग्जांपल हमारे जो डेटा है वो डेटा कुछ इस तरीके से है, तो उस डेटा के बीच में से सबसे नजदीक का वाला एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते थे, एंड दैट वाज एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, सो दैट मींस एक्सपेक्टेड मतलब कि स्ट्रेट लाइन एंड एक्चुअल डेटा वाज डॉटेड लाइन। ठीक है, तो डॉटेड लाइन के ऊपर से हमने ये एक लाइन ड्रॉ किया, एंड फिर उसके ऊपर से हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगर x का वैल्यू सो एंड सो है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y हम लोग यहाँ से फाइंड करते थे, ये चीज हम लोग करते थे। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि हर बार यही सिचुएशन हो, क्योंकि मान लो कि कोई एक डेटा है वो कुछ इस तरीके का है, that is very scattered compared to this data। यहाँ पे जो एक्चुअल डेटा है वो बहुत स्कैटर्ड है, एंड स्टिल बिकॉज कोरिलेशन फाइंड करना है तो यू हैव टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक लीनियर लाइन हमें ड्रॉ करना है कि ऐसी लाइन जो सबसे ज्यादा डेटा के नजदीक हो। ठीक है, तो स्टिल वी आर ड्रॉइंग दिस लाइन। इस केस में भी इफ योर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज दिस, देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ x इज दिस, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y हमें ये मिलेगा। बट if you see there is a difference between these two graph, दो डायग्राम में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू होगा वो ज्यादा प्रिसाइज होगा, जबकि यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू हो उसके चांसेस बहुत कम है, बिकॉज डेटा आर वेरी स्कैटर्ड। अगर x मैं यहाँ पे लेता तो शायद मेरा वैल्यू यहाँ तक जाता, अगर मैं x यहाँ पे लेता तो शायद मेरा एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे मुझे मिलता, this would be my actual value, but I am expecting this value as my y। समझ में आ रहा है? तो the difference between actual value and expected value is very high, but वो यहाँ पे वो वाला केस नहीं होगा, चाहे मैं कितना भी x कोई भी x ले लूँ, बट मेरा actual value and expected value के बीच में डिफरेंस ज्यादा नहीं आएगा, एरर ज्यादा नहीं है। तो मुझे यही चीज चेक करना है कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन है या फिर जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है वो लाइन कितना एक्यूरेट है। तो उसका हमारे पास ऑप्शन है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, वेयर वी आर डिटरमाइनिंग
कि जो हमने कोरिलेशन फाइंड किया है वो कितना वैलिड है या कितना इनवैलिड। तो उसका ये तरीका है फाइंड करने का कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि जो हमारा स्मॉल r हमने फाइंड किया था उस स्मॉल r का स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने पे क्या होगा कि एरर्स जो है वो नेगेटिव एरर भी पॉजिटिव हो जाएंगे। अब लेट मी एक्सप्लेन दिस। सपोज एक्चुअल वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड, the red is not visible, एक्चुअल वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू दो चीजें हैं, ठीक है। तो मान लो कि एक्चुअल वैल्यू इज 5 बट एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो 6 निकला। सो देयर इज एन एरर इन एस्टिमेशन। जो मैंने एस्टिमेट किया, दिस इज माय एस्टिमेशन, बट देयर इज एन एरर बिकॉज एक्चुअल वैल्यू जो है वो मेरे एस्टिमेट से अलग है। सो व्हाट इज एरर? तो इन दिस केस 5 - 6 एरर इज -1। अब मान लो कि एक्चुअल वैल्यू जो है वो 10 है और मैंने जो एस्टिमेट किया वो था 9। तो इसमें एरर क्या है? तो 10 - 9 एरर इज 1। बट एरर होता है, ठीक है। तो एरर में हम लोग ये नहीं बोल सकते कि -1 का एरर है, एरर तो एक ही है। अगर मैंने जो एस्टिमेट किया उससे एक्चुअल वैल्यू अलग है तो मतलब एक पॉइंट का एरर हुआ, वो हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखते। तो वो नेगेटिव साइन को निकालेंगे कैसे? तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। यहाँ पे हम लोग r का स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं कि एरर, नेगेटिव एरर्स निकल जाए और हमें एक्चुअल वैल्यू मिले। एंड दैट्स व्हाई वी आर स्क्वायरिंग ऑफ दिस r। और उससे फिर हमें पता चलता है कि हमारा जो लीनियरिटी का अजम्पशन ऑफ लीनियरिटी, बिकॉज दिस इज लीनियर स्केल। ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया, दिस इज लीनियर लाइन। कोरिलेशन में सेकंड टॉपिक हमने समझा था लीनियर कोरिलेशन, राइट। तो ये जो लीनियरिटी का अजम्पशन है वो वैलिड है या नहीं है। तो अगर आर स्क्वायर का वैल्यू 0.5 से 1 के बीच में आता है, जो यहाँ पे होगा केस, एंड दैट्स व्हाई बिकॉज यहाँ पे डेटा काफी नजदीक है तो एरर काफी कम होगा। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज वैलिड। मतलब लीनियरिटी का अजम्पशन जो है वो वैलिड अजम्पशन है, यानी कि आपने जो ये एज्यूम वैल्यू फाइंड किया, एस्टिमेटेड वैल्यू, दैट इज करेक्ट वैल्यू। बट जब आर स्क्वायर का वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में आता है, देन द अजम्पशन ऑफ लीनियरिटी इज नॉट वैलिड। मतलब कि ये वाला केस के जहां पे आपका एज्यूम वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू उसमें बहुत डिफरेंस है। सो यहाँ पे जो अजम्पशन आप ले रहे हो विच इज नॉट वैलिड। इज दिस क्लियर? एनीवन स्टिल हैविंग डाउट इन दिस केस? रुहीन, आर यू क्लियर बेटा? यस तन्वी। सर हमारे केस में एक्चुअल वैल्यू r में 1 होगा ना, इसलिए 0 से 0.5 बहुत दूर का डेटा हो जाएगा। 0.5 से 1 इसलिए कहाँ पे बेटा, कौन से केस की बात कर रहा हो? ये जो मैंने कैलकुलेट किया वो? हाँ। नहीं, ये जो मैंने कैलकुलेट किया है ये तो एरर है। दिस इज नॉट r। इसके ऊपर से, ये डेटा के ऊपर से पहले हम लोग r फाइंड करेंगे। r कैन बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। दिस आर द एरर्स, दिस आर नॉट r। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r, और r का वैल्यू से फॉर एग्जांपल 0.8 आया, तो अब उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा r स्क्वायर which will become actually coefficient of determination which will be 0.64, and then we can say that the assumption of linearity is valid. ओके सर, हाँ क्लियर हुआ? यस। ओके चलिए, तो अभी भी किसी को डाउट है कि यहाँ पे कहीं पे किसी को डाउट है क्या? एवरीवन क्लियर? चलिए, तो लेट्स जंप टू एग्जांपल्स। नाउ वी आर ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 1. The following observations are obtained for life, years of usage of car and their average annual maintenance cost of a specific model of car for a particular company. Obtain the regression line of maintenance cost on the life of a car. Also estimate the maintenance cost if the life of a car is 10 years. ठीक है, तो बेसिकली लाइफ ऑफ अ कार एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ये दो चीजें हमें दी गई है कि अगर लाइफ 2 साल है तो मेंटेनेंस कॉस्ट 10,000 रुपया होता है ईयरली।
If life is 4 years, then 20,000, 6 years, then 25,000, and 8 years, then it is 30,000 per month. अब इसके ऊपर से हमें रिग्रेशन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है. ऑल्सो एस्टिमेट द मेंटेनेंस कॉस्ट इफ लाइफ ऑफ अ कार इज 10 years. अगर कार का लाइफ 10 years होगा तो फिर मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा ये हमें फाइंड करना है. दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, बिकॉज लाइफ ऑफ अ कार को हम लोग अगर एक्स बोलते हैं एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को अगर हम लोग वाई बोलते हैं तो एक और वैल्यू दिया हुआ है हमें, और उसके लिए हमें वाई का वैल्यू एस्टिमेट करना है. बट टू डू दिस हमें पूरा रिग्रेशन का मतलब वो वाला इक्वेशन रेडी करना पड़ेगा, y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तभी जाके हम लोग y का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे. चलिए, तो जैसे मैंने आप लोगों को स्टेप्स लिखवाए थे वैसे ही हम लोग स्टेप्स फॉलो करेंगे. द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड x बार एंड y बार. द फॉर्मूला फॉर x बार इज सिग्मा x अपॉन n. कम ऑन, टेल मी द टोटल ऑफ x. It's 20, right? Okay, you can write it in the chat box, bacha. Now tell me the total of y. Yes, Navratan, right answer. Yash, Ruhin, Henil, Vishwa. I'm missing some names. Aditi, Mauli, Unnati, Maitri, Riddhi, Ria. Yes, so the correct answer is 85. Okay, so it is 85 upon number of observations. There are 4. Sorry, 85 is y. It is 20 divided by number of observations are 4. So the value of x bar will be 5. And same we will find the value of y bar, which is sigma y upon n, which is 85 upon 4. Tell me the value of y bar. Yes, 21.25. Very good, Jia, Naomi, Riti, Ria, Vedanti, Sujal, Kashish. Okay, we got the values. Okay, next step we have to decide the formula for b. b is called regression coefficient. ठीक है, regression coefficient is b. तो b का फॉर्मूला हमें डिसाइड करना पड़ेगा. उसके ऊपर से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्या क्या कॉलम्स हमें लगेंगे इसके लिए. चलिए, तो b के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? राइट इट इन द चैट बॉक्स. 1 2 3 4 5. यू हैव दिस नॉलेज नाउ. चलो, एक काम करता हूं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है, अभी लिखा नहीं है, तो लेट मी ओपन दिस एंड देन टेल मी विच फॉर्मूला विल यू यूज फॉर b. 1 2 3 4 5 6 7. Which formula will you use for b? Yes, Dara, correct answer. Riddhi, yes. Ayushi Maitri, your answer is correct, but will not use that. See, वापस एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ. Values, most of the values are less than 20, so 6 का तो क्वेश्चन नहीं है. Will not use 6 formula. अब क्वेश्चन आता है 4 या 5. नॉर्मली क्या होगा कि अगर x बार एंड y बार आर इंटीजर देन ओनली विल यूज 4. यहाँ पे इंटीजर तो है नहीं बिकॉज y बार का वैल्यू जो है वो 21.25 आ रहा है एंड दैट्स व्हाई विल यूज फिफ्थ फॉर्मूला. ओके, सो द फिफ्थ फॉर्मूला इज n sigma xy minus sigma x into sigma y upon n sigma x square minus sigma x the whole square. अब इसके लिए हमें क्या क्या कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी? तो सिग्मा x तो अवेलेबल है, सिग्मा xy चाहिए हमें. सो विल मेक अ कॉलम फॉर सिग्मा xy. Also will need sigma x अवेलेबल है, sigma y अवेलेबल है and sigma x square नहीं है. So we'll need to make a not sigma here. What am I writing? It is xy and then we'll need x square. और इसका टोटल हमें मिलेगा sigma xy and इसका टोटल मिलेगा sigma x square. ठीक है. अब देखो यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना. जब हम लोग कोरिलेशन फाइंड करते थे तो इसके अलावा एक और कॉलम लगता था y स्क्वायर.
बिकॉज डिनोमिनेशन में सिग्मा वाई एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी आता था, बट यहाँ पे y डिनोमिनेशन में है नहीं, वी डोंट नीड वाई स्क्वायर, और इसलिए हमारा कैलकुलेशन एक्चुअली कम हो रहा है। ठीक है, हमें वाई स्क्वायर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं एक्स वाई। सो 2 into 10 is 20, 80, 150, 240. Tell me the total of sigma xy. Yes, Riddhi, Vishwa, Harsh, जिया, यश, शेहुल, सृष्टि, हेली, कुशल, कशिश, विश्वा, रुहीन, वेदांती, माहिर, अदिति। Very good. It is 490. Tara, yes, correct answer. So it is 490. And let's calculate x square. So 4, 16, 36, 64. And tell me the total of x square. Yes, Srushti, Haley, Vraj, Jia, Riddhi, Yash, Riya, Vedanti, Mauli, Kushal, Maitri, Sujal, Navratan. Navratan गलत आंसर वापस करो। तानिया, उन्नति, विश्वा, माहिर, Tanvi, Arya, Riya, Vidhi. Yes, the correct answer is 120. Okay, so now we can calculate by putting these values. So let's calculate b. N, we know that n is 4 into sigma xy is 490 minus sigma x 20 into sigma y is 85 upon n is 4 into sigma x square 120 minus sigma x which is 20 square. Let's solve this. So 4 into 490. Now ये कैलकुलेटर वाली चीज है तो मैं फटाफट कर लेता हूँ. You will be able to do this on calculator. So I'm just copying it. So basically it will be 260 upon 80 and the value will be 3.25. This is the value of b, but this is not final answer. अब देखो रिग्रेशन में एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब b का वैल्यू मिलता है ना तो बच्चे मानते हैं कि ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, यहाँ पे एग्जाम्पल छोड़ के चले जाते हैं, बट दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर. b इज नॉट व्हाट यू आर इंटेंडेड टू फाइंड. ठीक है, हमारा पर्पस तो y कैप फाइंड करना था. सो लेट्स कैलकुलेट y कैप. y कैप इक्वल्स टू a प्लस bx. सो a इज व्हाट हमने ऊपर फाइंड किया. अच्छा अभी a बाकी है, तो पहले थर्ड स्टेप is to find the value of a. a is y bar minus b x bar. So y bar हमने find किया which is 21.25 minus b is 3.25 into x bar is 5. So it will be 21.25 minus 3.25 into 5 करो 16.25 and the value of a will be 5. चलो यहां तक किसी को डाउट प्लीज रेज योर हैंड. यहां तक किसी को डाउट प्लीज रेज योर हैंड. नो. Okay, now we'll calculate the value of estimated value of y. So estimated value of y equals to a plus bx is the formula. So estimated value of y equals to the value of a is 5, ये हमने find किया अभी. So 5 plus the value of b is 3.25 into x. अब क्वेश्चन में आपको पूछा है कि estimate the maintenance cost if the life of a car is 10 years. So हमें maintenance cost estimate करना है. So in this case y cap equals to 5 plus 3.25 into the estimated life of a car is 10 years. Vishwa, leave the meeting and rejoin if you are not able to hear me on क्या कर सकते हैं. Y cap equals to 5 plus 32.5. So y cap equals to
37.5, and that will be the estimated value of expense when the life of a car is 10 years. किसी ने मुझे पूछा था, आई थिंक आयुषी ने पूछा था कि सर रियल लाइफ में कहाँ पे यूज होता है. देखो ये भी एक एग्जांपल है कि रियल लाइफ में मान लो कि कार का नाउ जो कार का यूजर है वो ये चीज नहीं कैलकुलेट करेगा. ये कौन कैलकुलेट करेगा? जो सेकेंड हैंड कार में डील करता है या जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो एस्टिमेट करेगी कि मेरी कार अगर 10 साल पुरानी है तो उसके लिए कस्टमर को कितना खर्चा आएगा. बिकॉज कई बार काफी सारी कार कंपनीज है जो इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट करती है कि 3 years मेंटेनेंस फ्री हम लोग दे रहे हैं आपको. इफ यू आर बाइंग आवर कार यू विल गेट 3 years ऑफ मेंटेनेंस फ्री. तो उसमें उन लोगों का एस्टिमेट होता है कि अगर 2 साल कार चलती है तो उसका मेंटेनेंस अप्रॉक्स 10,000 होता है, तो आपकी कार की वैल्यू में वो 10,000 ऐड करके ही आपको बेचते हैं. ठीक है, बिकॉज कंपनी इज नॉट हियर टू मेक लॉस, सो दे हैव टू एस्टिमेट कि 2 साल या 3 साल में कितना खर्चा पड़ेगा कार को. तो वो एस्टिमेट करके उतना पैसा कार की वैल्यू में ऐड करके उसके बाद ही आपको कार बेचा जाता है. तो दिस इज द एग्जाम्पल. चलो किसी को डाउट इस पूरे एग्जाम्पल में? यस तन्वी, बोलो बेटा. सर ये y के ऊपर जो आपने सिंबल किया है वो मतलब क्या Cap. होता है? Cap, because we are not finding the actual value of y, we are estimating the value. ऊपर this is estimated, this is not actual value. ओके सर. चलो और किसी को डाउट प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. हालांकि इलस्ट्रेशन 1 इज अवेलेबल विथ यू, तो आप वहां से भी लिख सकते हो, एंड इफ नॉट देन टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, तो आज का आपका होमवर्क है जो नोट्स मैंने आप लोगों को लिखवाई, फॉर्मूला ऑफ रिग्रेशन. तो रिग्रेशन की फॉर्मूला 3 बार लिख के आपको सबमिट करनी है. 3 times द फॉर्मूला ऑफ रिग्रेशन प्लस 1 time इन फेयर नोटबुक, यानी कि टोटल 4 बार फॉर्मूला आपको सबमिट करनी है. ठीक है, 3 times इन प्रैक्टिस नोटबुक एंड 1 time इन फेयर नोटबुक. तो 4 बार आपको रिग्रेशन के फॉर्मूला सबमिट करने हैं, प्लस इलस्ट्रेशन 1 जो मैंने अभी करवाया उसको शेयर करके और उसको लिख के फिर वो भी सबमिट करना है. तो ये 2 चीजें आपको सबमिट करनी है. प्लीज शेयर द स्क्रीन ऑफ फॉर्मूला का स्क्रीन. ठीक है, जिसको कुछ काम नहीं है दे कैन लीव द मीटिंग. आई एम जस्ट शेयरिंग. 1-2 बच्चों को स्क्रीन वगैरह शायद स्क्रीनशॉट लेना बाकी है, तो इसलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. Maitri, you're done? Yes, sir. Okay, so should I stop sharing? Okay, students. So that's it for today. Bye, everyone.